हेलो एवरीवन। तो आइए हम आज आ गए हमारे वेब सर्वर के पार्ट 5 में। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने एक विंडोज़ का वेब सर्वर बनाया था आईएस के अंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा वेबसाइट लगाया था, हमने बनाया था और उसको हमने चला के देखा था। ठीक है। इस पे जैसे एसएसएल वगैरह लगाना होता है ना, तो जैसे कि सर्टिफिकेट जो आपके हैं, आप चाहे तो उसको यहाँ से बना सकते हैं। आप सीएसआर यहाँ से जनरेट कर लें और उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके बाइंडिंग में। यहाँ पे एडिट बाइंडिंग में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह है ना, आप चाहो तो जैसे कि ये पोर्ट 80 पे भी चल रहा है, तो आप एक और ऐड करके बाइंडिंग यहाँ पे इसको HTTPS करेंगे तो ये पोर्ट 443 हो जाएगा। ये होस्ट नेम भी डाल सकते हैं, तो एक ग्राफिकल वे है। बाकी आप पावर सेल के थ्रू भी इसको कर सकते थे। अगला जो हमारे पास है वो है, जैसे कि हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी, ये जो दो मतलब कंपोनेंट कर लें आप, ये दो कंपोनेंट जो है ना, वो वेब सर्वर के एक मतलब स्पेसिफिक काम को बताता है कि कैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो लोड बैलेंसर होता है, अगर वेब सर्वर में अगर आपने लोड बैलेंसर का पूरा काम सीख लिया या उसको आपको अच्छे से पता है कैसे वो काम करता है, और रिवर्स प्रॉक्सी भी आपने सीख लिया, तो रिवर्स प्रॉक्सी आप ये कह लो कि जो AWS में एप्लीकेशन फायरवॉल होता है ना, या एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर होता है NLB जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल उसके जैसे ही है। मतलब इसी से ड्राइव है वो। अगर आपको ये आता है तो आपको वो भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि उस सर्विस के पीछे ना रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर ही है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये रिवर्स प्रॉक्सी और ये लोड बैलेंसर है क्या। तो जैसे रिवर्स प्रॉक्सी होता है वो क्या करता है ना, जो सर्वर से आपके, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा लोड बैलेंसर है और रिवर्स प्रॉक्सी, ये दोनों का ये बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लोड बैलेंसर क्या करता है, जितने भी आपके ये यूज़र्स हैं ना, यहाँ पे जो यूज़र्स हैं इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम से जो जुड़ते हैं, ये आपके सर्वर से मान के चलें। ठीक है, ये आपके सर्वर्स हैं। सामने में आप एक लोड बैलेंसर लगा देते हो। अब लोड बैलेंसर कई तरह के होते हैं। अब स्पेसिफिक अगर हम इसे अगर वेब सर्वर की बात करें, तो वेब सर्वर को भी लोड बैलेंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, जितने भी रिक्वेस्ट हैं आपके, पहले तो फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल से आपके लोड बैलेंसर पे आएगा। फायरवॉल यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन फायरवॉल बीच में आप रख सकते हो सिक्योरिटी के लिए, तो वो लोड बैलेंसर में आएगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा, जैसे नाम से ही पता है, लोड बैलेंसर मतलब लोड को बैलेंस करने का काम है। तो ये क्या करता है, लोड को बैलेंस करता है। जैसे कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे आया, पहले इस सर्वर को दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया। इसको हम राउंड रोबिन भी कहते हैं। मतलब लोड बैलेंसर का जो टाइप है ना, कई सारे टाइप होते हैं। जैसे राउंड रोबिन होता है, तो मतलब जैसे पहली बारी इसकी, दूसरी बारी इसकी, तीसरी बारी इसकी। ठीक है, तो मतलब उसको राउंड राउंड घुमाते रहेगा। ये हो गया। और भी कई तरह के होते हैं लोड बैलेंसिंग करने का तरीका। जैसे कि आपके लोड पे भी डिपेंड करता है। मान के चलो कि इसका जो लोड है 80% है, इसका 40% है, और इसका मान के चलो कि 90% है। तो लोड बैलेंसर में ऐसी सेटिंग होती है कि ये 40% की तरफ, अब जो अगला जो यहाँ पे आएगा आपका रिक्वेस्ट, मतलब कोई भी आपके वेब पेज वगैरह या वेबसाइट खोलेगा, वो छोटे वाले पे जाएगा जहाँ पे कम लोड है। उसके बाद मतलब वो उस तरीके से भी लोड बैलेंसिंग वो करता है। तो सर लोड बैलेंसिंग में और अच्छे से हम जानेंगे इसके बारे में। वहीं जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो क्या करता है ना, आपका जो रिवर्स प्रॉक्सी है, आप लोड बैलेंसर की तरह ही जान लो इसको, लेकिन ये लोड को बैलेंस नहीं करता। इसका काम है, यहाँ पे आपके कुछ रूल्स होंगे। जैसे कि मान के चलो आपका एक एप्लीकेशन है, सेल्स का एक एप्लीकेशन है, और एक आपका कह लो कि बिलिंग का है या शॉप है। आपका शॉप मतलब ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन पोर्टल शॉपिंग वाला, वैसा है मान के चलो। और तो आप उसमें क्या करते हो ना, जैसे कि सर्वर्स है, सर्वर्स में आप मान के चलो कि सेल्स का वेबसाइट यहाँ पे डाल दिए, एप्लीकेशन सेल्स का, और आपने यहाँ पे डाल दिया आपका
जो आपका जो शॉपिंग पोर्टल है उसका, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो जो URL है आपका तो वही होगा। URL के जैसे हम लिखते हैं ना कि कोई से भी URL है उसका स्लैश के बाद अगर सेल्स लिखता है तो इस सर्वर पे जाएगा, और स्लैश के बाद अगर शॉप लिखता है तो इस सर्वर पे जाएगा। तो ऐसा कुछ आप सेटिंग मान के चलो, ठीक है। तो आपका जो मेन जो रिक्वेस्ट है वो आएगा यहीं पे, और यहाँ पे जो सेटिंग होगा वो क्या करेगा ना, आपका URL वही रहेगा, बस URL के जो लास्ट में आप चाहो तो ये रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू, या जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो URL है और बैक में आपके एप्लीकेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लैश लिखो तो ही आया, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं एक यूज़ केस बताना, ऐसे कई सारे इसके यूज़ केस हैं रिवर्स प्रॉक्सी के, और रिवर्स प्रॉक्सी बहुत चलता है। जो आपका AWS में आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, वो ऐसी ही तर्ज पे काम करता है, ठीक है। उसके अंदर आप ये कह लो कि AWS का जो लोड बैलेंसर होता है आपको रिवर्स प्रॉक्सी का भी काम करके देगा और लोड बैलेंसिंग करके भी देगा। प्लस उसमें यहाँ पे सर्टिफिकेट डलता है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डालने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ से मान के चलो कि ये आपका रिवर्स प्रॉक्सी का सर्वर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी अगर अंदर भी इंक्रिप्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड यही है कि आप यहाँ पे डालो पब्लिक फेसिंग में, यहाँ से इधर के कनेक्शन जो है वो इनक्रिप्ट रहे, इधर से जरूरी नहीं कि इनक्रिप्ट करना। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस आप जैसा मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कहता है। लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक इवेंटली, मतलब ये ट्रैफिक को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। एनहेंसेस स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, अब इससे क्या फ़ायदा है भाई, आपका जो अगर लोड अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर स्केलेबल है, मतलब ये मान के चलो भी 3 सर्वर अपने आप 4 सर्वर बन गए, 5 सर्वर बन गए लोड के हिसाब से, और ऐसा होता है। AWS में एक ऑटो स्केलिंग करके एक फीचर होता है, वो क्या करता है अपने आप आपके सर्वर बढ़ाते रहता है। अगर लोड ज़्यादा हो गया तो सर्वर बढ़ाते जाएगा अपने आप, तो वो भी हम देखेंगे। तो यही बता रहा है आपको, ये स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए बहुत माना जाता है इसको। प्रिवेंट सर्वर ओवरलोड, मतलब किसी एक सर्वर पे ओवरलोड हो गया तो ये सर्वर बंद हो जाएगा ना, या रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये क्या करता है, आपका जो ओवरलोड है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर मतलब जो लोड को बैलेंस करता है, सिंपल सा। रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, सील्ड सर्वर्स फ्रॉम यूज़र, अभी आपके वेब सर्वर है, यहाँ पे आपके यूज़र हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो यही बोल रहा है कि सील्ड करता है, अब इसके पीछे जो 2 आपके वेब सर्वर्स हैं उसको ये सील्ड करता है, मतलब इन यूज़र्स को पता नहीं चलेगा कि भाई इसके पीछे जो सर्वर है हम उसको ब्राउज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो आपका रिवर्स प्रॉक्सी है ना, ये यूज़र को यही लगेगा कि हम यहाँ से ब्राउज़ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे भी उनके 2 या 3 सर्वर्स हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, इससे क्या फ़ायदा आपको, अगर आपके इस सर्वर तक डायरेक्ट कोई पहुँच नहीं पा रहा है, आपके यूज़र्स यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हैं, बस उसको यहाँ से पेजेस दिखाई दे रहे हैं, बस ये यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे आता है और ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट ले लेता है। तो यहाँ पे इसको आप मान के चलो कि जो आपके यूज़र्स हैं सिर्फ यहीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बराबर से यहाँ से जो कंटेंट है उसको उठा रहा है, ठीक है। इससे सिक्योरिटी बनती है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से होता है, और इसका काम है क्लाइंट को कि जो रिक्वेस्ट है उसको अच्छे से हैंडल करना। तो ये हमारा लोड बैलेंसर है। एक और हम देख लेते हैं प्रॉक्सीज के बारे में, रिवर्स प्रॉक्सी और फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो रिवर्स प्रॉक्सी का ये कुछ भाई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी यानी क्या होता है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी जैसे कि यहाँ पे यूज़र्स है आपके, ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी का एक सर्वर है। मैं बताता हूँ, मतलब प्रॉक्सी जो हम बोल रहे हैं ना, प्रॉक्सी सर्वर या रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर, तो वो क्या चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। वो आपका वेब सर्वर भी हो सकता है, एनजीनिक्स भी हो सकता है, आपका IIS भी हो सकता है, आपका अपाचे भी हो सकता है, ठीक है। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। एक HA प्रॉक्सी है जो पहले बहुत चलता था, आज भी चलता होगा, तो वो भी काफ़ी मतलब बड़े बड़े एंटरप्राइज को बहुत यूज़ करते थे। अब AWS वालों ने अपना खुद का ऐसा कुछ बना लिया, उनके पास खुद के हैं, है ना। और इसके अलावा आपके अप्लायंस भी आते हैं, जैसे आपके हार्डवेयर के जैसे फायरवॉल वगैरह आते हैं ना, जैसे हार्डवेयर में एक पतला सा वो होगा आपका सर्वर टाइप का, ब्लेड सर्वर टाइप का होगा, जैसे फायरवॉल होता है ना, या नेटवर्किंग का डिवाइस होता है, वैसे भी आते हैं आजकल। आप उसको अपने रैक पे लगा दो, बस नेटवर्किंग के केबल वगैरह लगा दो, और वो एज अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी या रिवर्स प्रॉक्सी का भी काम करता है। आजकल के फायरवॉल्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, उसमें भी आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में। ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी है क्या, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है वो क्या करता है, अगर मान के चलो आप यहाँ पे आपका एक वेब सर्वर है,
ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, वो यहाँ से कोई URL को, जैसे मान के चलो कि prem.com है, prem.com को ये क्या करते हैं, इसको ब्राउज़ करना चाहते हैं। अब prem.com में ना ऐसा फॉरवर्ड प्रॉक्सी है, रहेगा तो prem.com, लेकिन उसमें गूगल दिखाई देगा। तो ये मान लो गूगल के सर्वर को इसके अंदर सेटअप कर दिया गया है, मतलब गूगल के जो वेबसाइट है उसको सेटअप कर दिया गया है, उसको मतलब प्रॉक्सी बना दिया है। ये सिर्फ प्रॉक्सी की तरह काम करेगा, बैकएंड में उसके वेब सर्वर कुछ और चलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है। एक रिवर्स प्रॉक्सी जो होता है इसमें आप देखें यहाँ पे, रिसोर्स ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क, रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, मतलब आपका पहले से कोई वेबसाइट वगैरह है मान के चलो, या आप ये चाहते हो, जैसे मान के चलो आपके पास एक अच्छा डोमेन है आपका, जैसे prem.com है, उसकी साइट है, वो बढ़िया चल रहा है। अब आप चाहते हो कि कुछ और डोमेन बनाऊं और उसको prem.com पे ही फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है। तो फॉरवर्ड करने के तरीके होते हैं, या तो रिडायरेक्ट कर दो। रिडायरेक्ट मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो आपके जो भी रिक्वेस्ट है ना, जो भी आपके रिक्वेस्ट है, जैसे मान के चलो कि ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये आप यहाँ से एक सर्वर बना दिया आपने, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या, ये जो सर्वर है, ये सर्वर है, ये जो 3 सर्वर है, ठीक है, ये 3 सर्वर है। ये 3 सर्वर क्या है, प्रेम, ठीक है, prem.com, ठीक है, ये prem.com है। ये सर्वर बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अभी आप क्या करते हो ना, यहाँ पे क्या करते हो, कोई दूसरा डोमेन ले लेते हो मान के चलो, ठीक है, कोई दूसरा डोमेन आपके पास, या आप चाहते हो कि आपके जो ट्रैफिक है, आपके सर्वर पे ट्रैफिक आए यहाँ पे और वो prem.com पे चला जाए, और आपका जो ये URL है ना, यहाँ का जो URL है वो चेंज भी ना हो, तो ये काम करता है ये। मतलब prem.com की या किसी भी थर्ड पार्टी जो इंटरनेट का मतलब कोई वेबसाइट है, उसको आप अपने सर्वर पे ऐसे दिखा सकते हो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के थ्रू, समझ रहे हो। ये ऐसे तब काम आता है जैसे कोई थर्ड पार्टी टूल है, या कोई अच्छा यूटिलिटी वगैरह है जिसको आप चाहते हो कि अपने साइट में इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। आपका जैसे मान के चलो आपके साइट में कई सारी चीज़ें काम करते हैं, मान के चलो 2-4 कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, आप ये चाहते हो कि कुछ एक लिंक बना दूं और लिंक क्या करे, किसी और वेबसाइट के जो पेजेस है ना उसको दिखाए, जैसे ये है, ठीक है। तो ये उस तरीके से काम करता है। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे हो पाता है, मैं आपको बताऊंगा। रिवर्स प्रॉक्सी ऐसे काम नहीं करता। रिवर्स प्रॉक्सी का जो तरीका है वो दूसरा है। रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है ना, मान के चलो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपके, ये देखिए रिसोर्स ऑन प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आपका जो यहाँ पे आप देखोगे ना, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, जो आपके वेबसाइट है वो यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका जो वेबसाइट है, जैसे ये डेटाबेस दिख रहा है, ये आपका वेब सर्वर दिख रहा है, 2 डेटाबेस दिख रहे हैं, ये वेब सर्वर दिख रहा है, तो आपका वेबसाइट यहीं पे है, ठीक है, आपका वेबसाइट यहीं पे है। लेकिन आपने क्या किया, एक यहाँ पे प्रॉक्सी लगा दिया, ये आपने एक रिवर्स प्रॉक्सी लगा दिया है। अब रिवर्स प्रॉक्सी एग्जैक्टली क्या करता है, जितने भी क्लाइंट है ना, ये यहाँ इसके रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वेबसाइट हम यहीं पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, मान के चलो यहाँ पे हम डाल रहे हैं prem.com, यहाँ पे एक्चुअली में हम लिखेंगे प्रेम, ये जो हमारा वेब है ना, ये प्रेम, ठीक है, prem.com, ये आपका prem.com है। तो ये यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का सेटिंग है वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे आप SSL, यहीं पे आप सब चीज़ डालोगे, लेकिन एक ना इसमें क्या करोगे ना, आप सेटिंग डाल दोगे, वेबसाइट यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी ना आपका क्या होगा, एक ना यहाँ पे भी वेबसाइट बनेगा, यहाँ पे भी वेबसाइट रहेगा, यहाँ पे भी, लेकिन कंटेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे, कंटेंट आपके यहाँ पे रहेंगे, यहाँ ये आपके कंटेंट होंगे, बैकएंड में आपके कंटेंट होंगे। वेबसाइट का जो सेटिंग्स है यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे,
ठीक है, वेबसाइट के जो सेटिंग्स है यहाँ पे रहेंगे, लेकिन आपका जो कंटेंट है बैकएंड में रहेगा और यूआरएल क्या रहेगा, वही prem.com। तो जितने भी आपके ये जो सेटिंग्स यहाँ पे जो आपके यूज़र जो आ रहे हैं ना, ये सब जितने भी यूज़र ये prem.com को ही ब्राउज़ करेंगे, तो यहाँ पे कंटेंट ना रख करके कंटेंट बैकएंड में रहेगा। तो ऐसा एक आप कह लो कि ये रिवर्स प्रॉक्सी, और भी से कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल जो यूसेज है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब प्रॉक्सी कर लेता है। रिवर्स मतलब जो पीछे का जो आपका कंटेंट पीछे सर्वर्स में रहेंगे और उसको फ्रंट में आप रिवर्स कर लो, मतलब उसको एज अ प्रॉक्सी आप उसको यूज़ कर लो। तो ये होता है हमारा रिवर्स प्रॉक्सी। इसको प्रैक्टिकल करने से ही आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी एक छोटा सा हम ये एक ओवरव्यू देना चाहता था मैं कि ये इस तरीके से हम इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने लोड बैलेंसर समझ लिया। लोड बैलेंसर और जो प्रॉक्सीज़ है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी हो या रिवर्स प्रॉक्सी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, आपके खुद के जो वो होते हैं ना सर्वर्स हमारे, या जो आपके जो वेब सर्वर जो होते हैं, बैकएंड जो होता है उसको बैकएंड में रखता है, और ये क्या करता है, आपके किसी और भी पेजेस को इसमें इंटीग्रेट कर सकता है, पेजेस को या वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा ये। एक और चीज़ है मेरे पास, जैसे कि हम लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, काफ़ी पढ़ा था हमने डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में। तो क्या वेब सर्वर से, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या हम वेब सर्वर से ऑथेंटिकेशन जो है एलडैप से ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, आपके मॉनिटरिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जो ये कहते हैं कि एसएसओ कॉन्फ़िगर कर लो। तो एसएसओ क्या है भाई, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन थोड़ा सा अलग होता है एलडैप से, आप मतलब करीब करीब मानो, क्योंकि उसके अंदर आपका एमएफए भी होता है ना, एक मैसेज वगैरह जाता है, तो उसको आप एसएसओ कह सकते हो। सैमल बेस्ड बोल दो या एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू बोल दो या एलडैप बेस्ड बोल दो, तो सब एसएसओ के अंदर ही आता है। अब ये क्या है, ये कोई बिजनेस एप्लीकेशन बता रहा है, टाइम ट्रैकिंग, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ऑनलाइन कुछ बता रहा है, ये चार एम्प्लॉई कुछ बता रहा है, ये कस्टमर रिकॉर्ड्स बता रहा है, ये एलडैप की डायरेक्टरी बता रहा है, टाइम ट्रैकिंग, विंडोज़ यूज़र, ईमेल सर्वर, ऐसा कुछ बता रहा है। अब ये है क्या, और मैं इसको मतलब एलडैप को अभी यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके वेब सर्वर में बहुत काम का चीज़ है। देखो, वेब सर्वर में खुद के ऑथेंटिकेशन होते हैं। ठीक है, वेब सर्वर में आपके खुद के ऑथेंटिकेशन होते हैं, बट क्या हो, जैसे मान के चलो आप किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हो, कई सारे कंपनी है, टीसीएस है, कैपजेमिनी है, आईबीएम है, और बहुत सारी कंपनी हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते होंगे, उन लोग का क्या है ना, एक सेंट्रलाइज जैसे पोर्टल होगा उनका। पोर्टल कहने का मतलब एक उनका मतलब एम्प्लॉयज़ का कोई पेज खुलता होगा, वहीं पे वो एसेट की ट्रैकिंग कर ले अपना, वहीं पे अपना अटेंडेंस वगैरह लगा लें, वहीं पे अपना एचआर का जो भी है वो सब चीज़ कर ले। ठीक है, ऐसा कुछ होता होगा ना उनके पास। लेकिन जो उनका यूज़र बनता है वो कहाँ पे बनता है, और ये कैसे फ़ायदेमंद है, उनका यूज़र बनता है एलडैप सर्वर में। यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, ये यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑथेंटिकेशन, AUTH, ऑथ ना आपका यहाँ पे होगा। ऑथ जो है यहाँ पे होगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, जब भी लॉगिन करेंगे, जो पेज है आपका, जो मतलब कंपनी का जो पेज है ना, वहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड दो। ठीक है, दे दिया, तो वो ऑथेंटिकेट कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। हाँ, उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और वो यहीं से ऑथेंटिकेट लेगा, या अलग अलग भी होंगे ना, स्कैटर्ड भी होंगे, अलग अलग होंगे, सबके पेजेस अलग अलग होंगे, तो ऑथेंटिकेशन सब यहीं से लेगा। तो जितना भी यूज़र है, अगर एक जगह पे आ जाए, मान के चलो आपके पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, अब 10,000 एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करेंगे, हर सिस्टम में अलग अलग तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने एलडैप पढ़ा था। तो एलडैप और वेब सर्वर का काफ़ी पास का नाता है। ठीक है, जैसे ऑफिस 365 आपका AWS। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो गूगल से आपको ऑथेंटिकेशन करा देते हैं, है ना, तो वो सब कैसे चलते हैं, ये वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन से। चलिए, इसको हम और अच्छे से जानेंगे जब भी हमारे को मौका पड़ेगा ना, तो हम अच्छे से एलडैप का ऑथेंटिकेशन भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक जैसे जो एक और इम्पॉर्टेंट सर्वर है हमारे पास, वो है Nginx। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में IIS पढ़ा था, अपाचे पढ़ा था। ठीक है, और अच्छे से पढ़ा था। अभी क्या है ना, हम क्या करेंगे,
हम थोड़ा सा ये जो रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग वगैरह है ना, इसको थोड़ा सा और गहराई में पड़े, क्योंकि देखो नॉर्मल इंस्टॉल करना, वेबसाइट डाल देना, ये नॉर्मल काम है, ये थोड़ा सा काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में जानना, उसको अच्छे से डिज़ाइन करना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ना और ज़्यादा दिमाग लगता है और समझना बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि लोड बैलेंसर क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, हमने थोड़ा सा इसको जाना। अब पढ़ते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी सबसे बेस्ट कौन सा होता है। चलो हमने ये तीसरा है हमारे पास। मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको कि पहले एप्ट इंस्टॉल एनजिनिक्स, जैसे अपाचे को हमने इंस्टॉल किया था ना, ये अपाचे जैसे ही है, ये भी CLI पे ही चलता है। ठीक है, और अपने आप इसको आप इंस्टॉल कर दो और उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाता है। आपको लास्ट टाइम ये भी याद होगा कि कैसे हम अपने CLI पे भी वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ नहीं कर सकते एक्चुअली में, उसका आउटपुट हम एटलीस्ट तो देख सकते हैं। कर्ल लोकल होस्ट यही था ना, मतलब मैं लोकल होस्ट को क्या कर रहा हूँ, ब्राउज़ करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ आ गया, उबंटू डज ऐसा कुछ बता रहा है, डॉक रूट। तो ये एक्चुअली में क्या है, आपके एनजिनिक्स का पेज है। मैं एक्चुअली में एनजिनिक्स नहीं है, कुछ और भी दिखा रहा है। एक मिनट में देखता हूँ इसको, पीछे का कुछ होगा तो। एनजिनिक्स का जो प्रोसेस है उसको हम चेक कैसे करते हैं, ये देखिए एनजिनिक्स, यहाँ पे एनजिनिक्स मास्टर दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एनजिनिक्स मास्टर दिखा रहा है यहाँ पे, और एनजिनिक्स का कुछ सर्वर वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, ये पोर्ट 80 पे चल रहा है एनजिनिक्स मास्टर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे सिर्फ रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में, रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर के बारे में। ठीक है, तो जो एनजिनिक्स का जो रिवर्स प्रॉक्सी होता है, जैसे मैंने इस पर एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दिया, तो बिल्कुल अपाचे की तरह इस भी एक पेज देगा, उसके अंदर आप फाइल वगैरह अपना जो भी कंटेंट डालो, वेबसाइट बनाओ, और बिल्कुल अपाचे की तरह ये भी चलता है। ठीक है, लेकिन ये करता क्या है, इसका क्या काम है, मतलब क्या ये एनजिनिक्स जो है अपाचे के जैसा ही बिल्कुल है, या IIS के जैसा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि नहीं है, मतलब रिवर्स प्रॉक्सी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इसको, तो आप चाहे IIS बोल लो, चाहे आप एनजिनिक्स, चाहे अपाची, ठीक है, ये तीनों ना, तीनों के अंदर रिवर्स प्रॉक्सी होता है, लोड बैलेंसिंग भी होता है, फॉरवर्डर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसके अंदर। अगर IIS को ही पढ़ें तो काफ़ी सारे लेसन बन जाएंगे इसके, लेकिन एक अच्छे से काम हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, ऐसा हमें चाहिए। क्योंकि एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी एक जो नॉलेज है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी की। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप ना इस पर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ मॉड्यूल्स डालने पड़ेंगे रिवर्स प्रॉक्सी वाले, ऐसे ही जैसे हम अपाचे में डालते हैं, अपाचे में भी हम डालते हैं ना, वहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी वाले, वहाँ पे डाल दो, यहाँ पे भी डाल दो, और इसमें भी डाल दो, फिर ये चल जाएगा। लेकिन एनजिनिक्स में थोड़ा एक अलग से अब बात है, वो ये है कि एनजिनिक्स जो है ना, वो रिवर्स प्रॉक्सी के लिए ही बना है वो। अब क्यों ऐसा कहते हैं, क्या इसमें वेबसाइट वगैरह हम इसमें होस्ट नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अपाचे क्या है ना, अपाचे जो है एक जनरल वेब सर्वर आप कह लो उसको, हाँ उस पर भी रिवर्स प्रॉक्सी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप डाल सकते हो उस पर। लेकिन जो परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छा आता है, परफॉर्मेंस कैसे अच्छा आएगा, जैसे आपके बहुत सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं आपके रिवर्स प्रॉक्सी पे, बैकएंड में बहुत सारे सर्वर्स हैं आपके। ठीक है, तो आप देखो परफॉर्मेंस कौन सबसे अच्छा देगा, IIS देगा, एनजिनिक्स देगा, या अपाची देगा। तो सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो वो एनजिनिक्स देगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा सिंपल सा बात, मतलब ये सिंपल सा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि जो फुटप्रिंट होते हैं ना मेमोरीज़ के, कि कितना मेमोरी खा रहा है। जैसे मान के चलो अपाचे में एक अपने साइड आपने चलाया, तो एक थ्रेड चलने लग जाएगा, वर्कर प्रोसेस जो है ना, एक प्रोसेस चल जाएगा, एक साइड का एक प्रोसेस चलने लग जाएगा, वो कितना रैम खा रहा है। और उसी चीज़ को मैं कंपेयर करूँ एनजिनिक्स से, और उसका सिक्योरिटी देखूँ, उसका स्केलेबिलिटी देखूँ, और फुटप्रिंट देखूँ मेमोरी का, तो काफ़ी अच्छा एनजिनिक्स का होता है। तो इसलिए बहुत सारे जो अच्छी कंपनियाँ होती ना, वो एनजिनिक्स को एज अ प्रॉक्सी बहुत यूज़ करते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, इसके खुद के प्रॉक्सी मैनेजर्स भी आते हैं इसके। अगर आप एनजिनिक्स का प्रो वर्जन लेते हो ना, तो उसके अंदर ग्राफिकल आपको वो भी मिल जाता है। बाकी मेरे पास एक ग्राफिकल टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप डॉकर में या कुबरनेटिस वगैरह में ना, उसको एज अ रिवर्स प्रॉक्सी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और ग्राफिकली उसके अंदर सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हो।
आप बस 2-3 क्लिक करो, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे हमारे आगे आने वाले लेसन्स में, जब हम कुबरनेटिस या डॉकर पढ़ेंगे ना, उस टाइम वो बहुत काम का होगा। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, अभी हमने एनजीनिक्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। एक बार मैं इसका आईपी देखता हूँ, आईपी क्या है, इफ़ कन्फिग, ये है इफ़ कन्फिग। इसका आईपी क्या था, 26 था, ठीक है। अगर ये 26 है इसका, तो 26 का एक बार देख लेते हैं कि ये क्या लिखा रहा है। एक बार इसका वैर www.html ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 फाइल मिलेंगे, index.html और index.nginx। तो एक बार ये जो index.html आई थिंक अपाचे वाला होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। इस पर अपाचे मैंने पहले डाला था ना, या मैं इसको रीनेम कर दूंगा तो भी शायद चल जाए वो। एक बार पहले हटा के देखता हूँ, rmindex.html ये किया था मैंने। एक बार कर्ल करता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट, इसमें अपाचे का नहीं आ, ये देखिए अब ये सही चल रहा है। अब देखिए ये ऐसे पेज आएगा, वेलकम टू एनजीनिक्स ऐसे करके आएगा, ठीक है। इसको अगर देखना हो अगर ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र खोलता हूँ, इसका क्या है 26 है, अब 26 चलना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखते हैं 1.26, ये देखिए वेलकम टू एनजीनिक्स। तो ये एनजीनिक्स यहाँ पे इसका वाला ले रहा है अभी ये, ठीक है। तो इस तरीके से एनजीनिक्स इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर वगैरह हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यही मेन, देखो वेब सर्वर जो भी है, या जो उसके जो नॉर्मल जो उसके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, वो तो आराम से कोई भी कर लेगा, वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सीज, लोड बैलेंसिंग कैसे करना है, ये सब प्रोडक्शन लेवल का काम है, तो हम उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। मैं क्या करूँगा ना, एक मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, ये जो सर्वर है, ये जो सर्वर है, ठीक है, और मान के चलो मैं 3 सर्वर तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं 2 ही यूज़ करूँगा, एक ये करूँगा मान के चलो और एक ये करूँगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से होंगे, ठीक है। अगर हम कभी भी लोड बैलेंसर वगैरह बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, मोस्टली हम एक तरह की वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एक तरह की, ठीक है। एनजीनिक्स अगर सामने में है तो आप अपाचे यूज़ कर सकते हो, या एनजीनिक्स सामने में है तो आप यहाँ पे IIS यूज़ कर सकते हो। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो है ना मेरा, ये मेरा क्या हो, ये मेरा हो एनजीनिक्स, NGINX, एनजीनिक्स, ये मेरा एनजीनिक्स हो, और ये क्या हो, ये मेरा अपाचे, ये होगा अपाचे, ठीक है। और ये क्या होगा, IIS, ठीक है, ये IIS होगा। तो ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा और कठिन करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एनजीनिक्स में तो अच्छे से बन जाता है, एनजीनिक्स का मुझे पता है कि एनजीनिक्स अच्छे से बन जाता है। हम क्या करेंगे ना, इसको हम करेंगे, इसको करेंगे हम IIS, ये करेंगे IIS, और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम आई थिंक इसको हमें करना चाहिए अपाचे, ठीक है, इसको अपाचे कर देंगे। और ये जो है ना, इसको कर देंगे एनजीनिक्स, ये इसको कर देंगे एनजीनिक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा IIS, और ये हमारा अपाचे, और ये एनजीनिक्स। तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट लूँगा, एक छोटा सा वो था ना, एक IM जॉन ड्यू वाला था ना, वो वाला वेबसाइट इस पर डाल देंगे, और इधर ना हम रिवर्स प्रॉक्सी को डालेंगे, और देखेंगे कि जब रिक्वेस्ट हम यहाँ से करते हैं तो ये एक एक सर्वर से कैसे लेता है। भाई लोड बैलेंसिंग भी चेक हो जाएगा और रिवर्स प्रॉक्सी भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसा काम कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल का आपको समझ नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से समझने की, और फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे।
तो ये मेरा एनजीनिक्स का सर्वर है और ये मेरा IIS है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको रिवर्स प्रॉक्सी बना के देखेंगे। इसमें देखेंगे कैसे इसमें रिवर्स प्रॉक्सी बनाते हैं और कैसे इसमें बैकएंड में एक वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा ना मुझे, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा। यहाँ पे वेबसाइट जो मेरा है ना वो डाल दूँगा और उसको चला के देखेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हमारे इन्वायरमेंट पे। ये हमारा IIS सर्वर है जिसको हम क्या करेंगे ना, रिवर्स प्रॉक्सी बनाएंगे। ये एक हमारा वेब 03 जो है ना, ये अपाचे का सर्वर है और ये एनजीनिक्स का है, ठीक है। एक बार वेरीफाई करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार IIS का IP देख लेते हैं। इसका है IP कॉन्फ़िग, तो इसका जो IP है वो 27 है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर बनेगा। अब ये देख लेते हैं इफ़ कॉन्फ़िग, तो इसका जो IP है 25 है, ये 25 है। नेक्स्ट इफ़ कॉन्फ़िग, इसका IP 26 है। तो कहने का मतलब है 25 और 26 बैकएंड सर्वर बनेंगे और फ्रंट एंड मतलब रिवर्स प्रॉक्सी वो बनेगा 27। एक और तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ 192.168.1.25 से स्टार्ट करते हैं। 25 क्या है मेरा, ये देखिए, ये मेरा अपाचे का है। यहाँ पे लिख रहा है ना अपाचे, उबंटू अपाचे, तो ये अपाचे का सर्वर है, ठीक है। 26 क्या है मेरा, 26 मेरा एनजीनिक्स है, ये रहा 26, ठीक है। तो 26 मेरा एनजीनिक्स सर्वर हो गया। और 27 क्या है, ये मेरा IIS का सर्वर है। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से वेरीफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरे पास अभी एक ही डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे और यहाँ पे साइट जो हमारे पास एक साइट था ना, वो उसके कंटेंट यहाँ अपलोड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे फाइलज़िला खोलना पड़ेगा। एक बार फाइलज़िला खोल के ही ना मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फाइलज़िला पे आ गया, होस्ट नेम पूछ रहे तो 192.168.1.25 था मेरा, अपाचे था। इसका मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। और ये पोर्ट जो था मेरा SSH का पोर्ट होता है 22, तो मैं इस पर करता हूँ। ये देखिए ये मेरा आ गया, ये मेरा जो प्रोफाइल है ना यहाँ पे आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ ना, टेम्प पे डाल देता हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम डाला था टेम्प पे। तो टेम्प पे, अच्छा ये मेरा साइट भी है यहाँ पे, तो टेम्प पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर इसको मूव कर दूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो वेंडर नाम का जो है ये नहीं, ये बोल रहा है इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ एक बार ये आया नहीं आया, cd/tmp, ये मेरा अपाचे सर्वर पे किया था ना भाई ट्रांसफ़र। ये देखिए पब्लिक HTML आ गया है, cd पब्लिक करता हूँ। ये देखिए ये मेरा कंपोनेंट था। मैं क्या करूँगा, cp-r*, ये मुझे कहाँ डालना है, var www HTML पे, ठीक है। मैंने HTML पे डाल दिया। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, var www HTML। ये तो ये मेरा अपाचे पे तो ट्रांसफ़र हो गया। अब फिर एक बार कोशिश करते हैं इसको 26 पे डालने की। तो मैं फिर से 26 पे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। 26 के टेम्प पे जाता हूँ। 26 के टेम्प में भी कुछ नहीं है, खाली है ये। तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। चलिए, तो ये भी कॉपी हो गया और फिलहाल मैं इसको अब बंद कर दूँगा। यहाँ पे जाऊँगा एनजीनिक्स पे, cd करूँगा tmp dir, ये देखिए cd पब्लिक dir, ठीक है। और एनजीनिक्स का और अपना अपाचे का, दोनों का जो आप कहते हो उसको कि डॉक्यूमेंट रूट बोल लो या आप कह लो कि वेबसाइट का रूट बोल लो, वो सब एक जगह ही होता है, var www HTML के अंदर ही होता है, ठीक है। तो मैं करूँगा cp-r/var www HTML, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डाल दिया। वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, var www HTML, ये ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया। बस ये कि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ये फाइल है
और यहाँ पे भी आई थिंक एक्स्ट्रा फाइल होगा, नहीं इसने ओवरराइट कर दिया शायद, क्योंकि हमने आर लगाया था ना तो ओवरराइट कर दिया। ये बच गया क्योंकि ये नेम और ये नेम दोनों डिफरेंस है। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई नुकसान नहीं है, चेक करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। तो ये मेरा आई था, ठीक है, तो हम अलग अलग खोल लेते हैं ना। 192.168.1.25 ये मेरा अपाचे होना चाहिए, ये अपाचे है, लेकिन ये देखिए ये मेरा अपाचे है, तो अपाचे में तो चल गया। आई का तो यही रहेगा, अपाचे में चल गया मेरा। एंजिनिक्स एक बार चेक करते हैं, 26 था उसका, ये देखिए एंजिनिक्स भी चल गया। तो कहने का मतलब मेरा अपाचे का ये जो सर्वर और एंजिनिक्स का है, दोनों में मेरा एक डिफ़ॉल्ट साइट मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये साइट मान के चलो डिफ़ॉल्ट है, चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि आई में ना रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसिंग वगैरह जो भी है ना, वो बना के एक बार उसको टेस्ट करना है कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा ना, मैं सबसे पहले ये जो है मेरा यहाँ पे आई में देखता हूँ कि इस पर रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे ना मेरे को रीराइट का ऑप्शन मिलना चाहिए था, बट मुझे रीराइट का कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। इसका और भी तरीके हैं, ये देखिए। तो स्विच कंटेंट व्यू वगैरह है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा रीराइट, तो वो हम चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे यूआरएल जो रीराइट मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स में एक बार जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें मिलेगा नहीं वो। एक्चुअल में जो यूआरएल रीराइट का जो मॉड्यूल है वो हमें आई के साइट से मिल सकता है। बाकी इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं जैसे अगर अपना ये वेब सर्वर आई का देखूँगा और मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँ वेब सर्वर को, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। फीचर्स हैं ये सब, जैसे यहाँ पे HTTP का रीडायरेक्शन है, ये आप कर सकते हो। कस्टम लॉगिंग है, फिर ये लॉगिंग है, ट्रेसिंग कर सकते हैं आप, रिक्वेस्ट का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए देखिए, परफॉर्मेंस के यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट कंप्रेशन भी है, जो आपके वेबसाइट के जो कंटेंट होते हैं ना उसको कंप्रेस वे में आपको देता है ना, वेब ब्राउज़र में जो रेंडर करता है, ये वही काम आता है। ऑथेंटिकेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, सेंट्रलाइज SSL सर्टिफिकेट सपोर्ट भी कर सकते हो। ये देखिए कई सारे ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे, IS क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग, URL ऑथराइजेशन है यहाँ पे, विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन है। आप चाहे तो अपने वेबसाइट पे विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसका ऑथेंटिकेशन भी डाल सकते हैं आप। कुछ यहाँ पे और भी ऑप्शंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, .NET 3.5 3.5 4.7 ASP.NET CGI ISAPI ये सब है यहाँ पे। सर्वर साइड इंक्लूड्स भी है, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स भी है। तो ये सब चीज़ आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, जो मैंने सेलेक्ट किया वही मैं कर लूँगा, क्योंकि उस फीचर में हम लोग को ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। बाकी इसको मैं अगर इंस्टॉल करता हूँ तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, यूआरएल रीराइट के लिए मैं जाऊँगा वेब ब्राउज़र पर, यहाँ सर्च करूँगा IIS.net, ये वेबसाइट होता है IIS का, और इसके अंदर आपको IIS से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो URL रीराइट। तो मॉड्यूल ये काफ़ी सारी चीज़ बता रहा है ये, एक ये है। इस लिंक पे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट URL रीराइट के अंदर, और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ये दिखा रहा है ये मुझे, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे URL का रीराइट मॉड्यूल है 2.1। यहाँ पे इंग्लिश वाला जो है ना मेरा 64 बिट का, मैं ये कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, मुझे बस इसको इंस्टॉल करना है। चलिए ये मैं डाउनलोड में गया यहाँ पे, ये रहा। इसको डबल क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है आपको।
तो जैसे ही URL रीराइट का जो एप्लीकेशन है उसको अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप यहाँ पे IIS में देख सकते हो, आपको ये वाला ऑप्शन URL रीराइट का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है कि जो भी हमारा जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आए और ये इन दोनों सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्वर मैनेजर पे जाना होगा और यहाँ पे एक बार आपको फिर से ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ और मॉड्यूल्स वगैरह ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं आ गया रोल्स एंड फीचर पे। यहाँ पे सेम IIS के नीचे मुझे देखने हैं कुछ मॉड्यूल्स के बारे में। तो कॉमन HTTP फीचर्स है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट इंस्टॉल्ड, एक तो ये चाहिए होगा। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी ब्राउजिंग और HTTP एरर्स, ये तीनों आपको चाहिए होगा पहला चीज़। तो आप ये इंश्योर कर लें जब भी आप URL रीराइट यूज़ करते हो तो आपको ये तीनों चाहिए होगा। नेक्स्ट इसमें से आपको चाहिए होगा परफॉर्मेंस के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको चाहिए होगा स्टैटिक कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एक आपको मैनेजमेंट टूल के अंदर ना एक आपको कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा, वो है IIS मैनेजमेंट कंसोल, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आपको कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक आपको और जो चीज़ चाहिए होगा वो होगा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट राउटिंग। तो ये भी IIS के साइट पे मिल जाता है। IIS.net पे चलते हैं और ARR के भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ARR इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। तो ये सब जो मॉड्यूल्स हैं रिवर्स प्रॉक्सी के लिए ज़रूरी है। एक नॉर्मल जो सर्वर आता है उसमें ये सब नहीं आते, आपको क्या करना होता है ना, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये कुछ बता रहा है इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट राउटिंग, कैसे आपको करना है। ये कुछ है इसका EXE फाइल, पहले इसको मैं डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड हम कर सकते हैं या मैं यहाँ पे लिखूँ IIS ARR डाउनलोड। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ पे मिलता है। ये रहा IIS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे दिखा रहा है ये। तो ये मुझे नीचे में मिल जाएगा फिर से। ये है 64 बिट इंस्टॉलर 3.0 आ गया अब ये। तो अपने IIS के वर्जन के हिसाब से ये इसको आप डाउनलोड करें। ये रिक्वेस्ट राउटर है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हमें इंस्टॉल करना है। चलिए, तो ये हमारा ARR भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम IIS पे हैं और ये हमारा सर्वर है। ये कुछ रूट फॉर्म ये एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, ये हमने सर्वर नेम पे क्लिक करना है हमें पहले और एक बार देखना है फीचर व्यू। ये फीचर व्यू हमारा और इसके अंदर पूरे हमारे फीचर्स दिखाई देते हैं। तो जितने भी ये हमें मिलते हैं ना मॉड्यूल्स अलग से, ये सब फीचर्स है। और यहाँ पे हमें मिलेगा
एप्लीकेशन रिक्वेस्ट राउटिंग कैसे, इसके अंदर जाना है, डबल क्लिक करना है इसको, और यहाँ पे सर्वर प्रॉक्सी सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये मुझे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है ना, इस पर आपको इनेबल प्रॉक्सी करना है ये। तो ये मैंने इनेबल प्रॉक्सी कर लिया है। कुछ टाइम आउट वगैरह दे रहा है यहाँ पे, टाइम आउट की सेटिंग है कि जो बैकएंड का रेस्पॉन्स कितने टाइम में आना चाहिए। जैसे ये हैंग हो गया, मान के चलो 120 सेकंड में नहीं आया, तो ये उसके हिसाब से चले। और जैसे ये एक्स फॉरवर्डेड 4 वगैरह है, ये आपके आईपी देखिए, प्रिजर्व क्लाइंट आईपी इन द फॉलोइंग हेडर। तो ये जैसे जो रिक्वेस्ट है इस सर्वर पे आएगा, उसके बाद इसके पीछे इस पे जाएगा। तो इसके लॉग्स में क्या होगा ना, जो क्लाइंट है देखो अभी फ़िलहाल तो इसमें आ जाएगा लॉग्स के जो भी है, तो इसको फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब ये जो आईपीज़ है ना इसके, इसको इसमें फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ से आपको लॉग में पता चलेगा कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से क्लाइंट ने यहाँ पे या जो आईपी एड्रेस है उससे ये कनेक्टेड है या सर्व हो रहा है आपके कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये यहाँ पे होगा फॉरवर्ड है, प्रॉक्सी सर्वर है यहाँ पे, यूज़ यूआरएल राइट टू इंस्पेक्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, टाइम आउट ये जो है 120 सेकंड्स है, इसको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। और एसएसएल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, ये देखिए यूज राइट है, इनेबल एसएसएल ऑफलोडिंग ऑलरेडी है यहाँ पे चेकड है। एसएसएल के लिए ऑफलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। बस ये हमें बस सेटिंग्स करना है, यही जो हमारा है इनेबल करना है इसको, और उसको बस अप्लाई कर देना है। और ये हमें जाना है हमारे फीचर व्यू पे वापस, ये फीचर व्यू आ गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना है ना, यूआरएल जो राइट है उसको ये ओपन करना है हमारे को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ रूल्स वगैरह बनाएंगे जिससे ये जो सर्वर्स हैं हमारे यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, मतलब ये प्रॉक्सी बन जाएगा इन 2 सर्वर्स के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना यूआरएल राइट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड रूल करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल पे आ गया मैं। और रूल भी इसमें कई तरह के होते हैं, ब्लैंक रूल है, रूल विथ रीराइट मैप है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे, रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग है, यूज़र फ्रेंडली यूआरएल है, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ब्लैंक रूल में एक बार देखता हूँ ब्लैंक रूल के अंदर क्या क्या आते हैं। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो एक ब्लैंक रूल है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ ऐसे, तो अब थोड़ा सा सही दिख रहा है ये। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ इसका रूल का ना नाम वगैरह भी देना पड़ेगा। कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी रूल दे देते हैं इसको, रिवर्स प्रॉक्सी रूल, या रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, जैसे भी आप चाहो अलग अलग अपने वेबसाइट के लिए। तो ये कर दिया मैंने। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन तो ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न जो आपको देना है, अब ये मतलब विजार्ड में है तो उतना अच्छे से समझ नहीं आता, ये मतलब बैकएंड में करता है। बैकएंड में अगर जैसे अगर हम एनजिंक्स वगैरह में करते हैं ना इसको, तो वहाँ पे एक ही फाइल में हम सब चीज़ लिखते हैं और समझ भी आ जाता है। यहाँ पे क्या है, मैच यूआरएल मैच द पैटर्न, मतलब जो पैटर्न को मैच करे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा, डॉट स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी यूआरएल हैं सबको मैच करो, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एक यहाँ पे आता है कंडीशंस, ये कंडीशंस पे मैंने क्लिक किया। इसको फिलहाल भी कुछ नहीं डालना हमारे को, कंडीशन हमें डालना नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्शन टाइप, जो देखिए यहाँ पे रीराइट है, नन रीराइट, तो ये सब काम के हैं। अगर सिर्फ रीराइट करना चाहते हैं तो अब यूआरएल डाल दो। यहाँ पे जो यूआरएल आप सेट करोगे आपके वेबसाइट पे, वो डायरेक्ट मतलब वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका यूआरएल चेंज हो जाएगा। अगर इसको रीराइट करते हो ना, तो ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा, यही रिवर्स प्रॉक्सी है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो बैकएंड सर्वर है हमारा, कि जो हमारे बैकएंड सर्वर है
उसका आपको यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं मान के चलता हूँ माई डॉट, ये मेरा मान के चलो इसका यूआरएल है दोनों का, तो फिलहाल मैं ये डाल देता हूँ। इसको एक्चुअली हमें अच्छे से पूरा से सही से लिखना पड़ेगा, http:// ये हमारा यूआरएल हो गया। यूआरएल का आप जैसे ये अगर किसी और पोर्ट पे चल रहा है ना, तो आप पोर्ट का नाम भी आप दे सकते हो चाहो तो, जैसे पोर्ट 80 ऐसे या 8080 चल रहा है तो आप वैसे दे सकते हो। और फिर एक ना आपको छोटा सा और रूल लगाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू देना पड़ेगा r:0। इसका भी एक स्पेसिफिक, इसका मतलब कुछ मतलब है। ये करता है ना, ये जो जितना जो भी आपका यूआरएल जो है, जो कहने का मतलब ये यूआरएल आपका यही रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ये यूआरएल आपका यही रहेगा, इसके आगे जो भी रहेगा, जैसे इसके अंदर भी और कई सारे इसके आगे स्लैश के आगे बहुत सारे चीज़ होंगे ना, उसको मैच कराएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारा जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो होता है। इसको एक बार अप्लाई करते हैं, ये सक्सेसफुली हो तो गया है ये। बाकी हमने यहाँ पे अभी कुछ सेट वगैरह नहीं किया है, जैसे ये है, इस पर हमारा यूआरएल करना पड़ेगा और इस पर भी वो जो यूआरएल है वो सेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डीएनएस भी आप डाल सकते हो, अगर आपका सेंट्रलाइज डीएनएस है तो दोनों को डाल सकते हैं। जैसे कि जो हमने यहाँ पे अभी यूआरएल रीडायरेक्ट बनाया है यहाँ पे, और इसका जो रूल है, ये जो हमारा रूल है, ठीक है। तो ये जो रूल है हमारे पास, तो ये इससे रिजॉल्व भी तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस सर्वर से अगर ये दोनों रिजॉल्व हो रहे हैं ना, तो ये यहाँ से पीछे से अपना मतलब चला लेगा ये, ठीक है। तो इसलिए या तो इसको बैक एंड सर्वर्स करके या कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं मान के चलता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बैक एंड, ठीक है, बैक एंड ऐसा कुछ। तो ये बैक एंड सर्वर क्या होगा, ये होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, डीएनएस से रिजॉल्व करा दूंगा। बैक एंड मतलब ये ऐसा कुछ चले, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो शायद अच्छे से चल पाएगा ये। तो इसको फिलहाल फिर से अप्लाई करता हूँ, एक बार देखते हैं ये चलता नहीं चलता। अब मैं क्या करना पड़ेगा, एक बार डीएनएस की मैं एंट्री करा देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो सेंट्रलाइज डीएनएस है वो है नहीं, तो मैं होस्ट फाइल से इसको मैं करवाऊँगा। सबसे पहले मुझे नोटपैड खोलना पड़ेगा, ये नोटपैड है मेरा, राइट क्लिक, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैं फ़ाइल खोलूँगा etc होस्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, होस्ट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ये है, तो अगर मुझे रिज़ॉल्व कराना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ लिख दूँगा बैक एंड, ठीक है। और जो आईपी है, जैसे इसका आईपी क्या था 26, इसका 20 नहीं सॉरी, इसका 25 था अपाचे का, इसका 26 था, इसका 27 था। तो इसको मैं कर देता हूँ 25, और एक और बना के देखता हूँ ऐसा कुछ चल जाए, करता हूँ सेव। तो ये फ़िलहाल मैं एक बार देखते हैं यहाँ से कि बैकएंड चलता नहीं चलता। तो ये मेरा ब्राउज़र आ गया है, ब्राउज़र पे मैं खोलूँगा http://backend। ये देखिए बैकएंड ही लिखा मैंने, तभी से चल रहा है ये, मतलब यहाँ से अब ये रिज़ॉल्व होने लग गए हैं, ठीक है। तो जो मैंने बैकएंड ये लिखा है ना, मतलब इसका मतलब ये काम करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है ना, अब जैसे इसका जो मैं रिवर्स प्रॉक्सी बना रहा हूँ ना इसका, तो यहाँ पे कोई मुझे इसका कहने का मतलब इसका मुझे डीएनएस बनाना पड़ेगा कि ये यहाँ पे लिसन करेगा और ये यहाँ से इसको इस पर फॉरवर्ड करा देगा। जैसे मैं एक बार देखता हूँ कि अभी ये फ़िलहाल ये वेबसाइट क्या कह रहा है,
इसको मैंने ब्राउज़ किया, क्रोम पे खोलता हूँ इसको। ये देखिए अभी URL रीराइट मॉड्यूल एरर ऐसा कुछ दे रहा है ये, ठीक है। द एक्शन एक्सप्रेशन HTTP इज नॉट वैलिड ऐसा कुछ बता रहे हैं। इसको हमें थोड़ा डायग्नोस करना पड़ेगा ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। रिक्वेस्टेड URL ये है 27, ये हम इसको कर रहे हैं ना, तो इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा इशू आ रहा है, इसको ट्रबल शूट करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे ये चलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एक ना मैं इस पर पहले सबसे पहले मैं इसमें SSL डाल दूँ। SSL डालने के बाद ना ये थोड़ा सही तरीके से मतलब समझ आएगा एकदम URL की तरह, और इसको फिर मैं इसको ना DNS से इसका मैप करा दूंगा। तो इस पर मैंने क्या खोला था, इसका ये जो होस्ट फाइल है मैं क्या करता हूँ ना, इसमें इसका भी एंट्री कर देता हूँ एक 192.168.1.27 मान के चलो 27 है। इसका URL है my.frame.com, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये वाला जो भी URL कोई खोलेगा तो ये बैकएंड से चलेगा, ये ऐसा कुछ मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की। तो ये मैं मिनिमाइज़ कर दिया मैंने इसको, एक बार देखता हूँ ये पिंग हो रहा है my डॉट, ठीक है। ये 27 पे बिल्कुल सही तरीके से रिजॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे चला के देखूँ :// my डॉट, ये लो, तो अभी भी हमें URL का एरर आ रहा है। तो अब इसको हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। इसका सिर्फ ये प्रॉब्लम बता रहा है कि ये जो आपने जो दिया है ना ये URL ये गलत है, वो यही बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसको हमें ठीक करना है। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको ठीक। तो सबसे पहले हमने जो इस पर हमें क्या करना है ना, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है वो हमें इंस्टॉल कर देना है, और उसके बाद ये HTTPS पे भी चलने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो मेरा रूल है ना, अगर मैं रूल को खोलूँ तो ये एक्चुअली मैंने सर्वर लेवल पे रूल बना दिया है, ये गलत है एक्चुअली में, आपको आपके साइट लेवल पे बनाना है इसको। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से आपको रिमूव करना है और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप साइट पे क्लिक करो, साइट पे क्लिक करने के बाद आपको URL रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड रूल, ब्लैंक रूल, ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप नाम डाल दो, नाम है URL रीराइट रूल, ठीक है, ऐसे कुछ था। पैटर्न जो है हमारा, अब पैटर्न को हमें लिखना है यहाँ पे .*, ठीक है। .* ही था यहाँ पे .*, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारे कंडीशंस वगैरह हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको रीराइट कर रहे हैं। URL क्या होगा इसका, HTTP: बैकएंड था, बैकएंड नाम के जो है ना ये दोनों सर्वर को बैकएंड के नाम से हमने DNS की एंट्री करा दी थी हमने। इसके आगे हमने लिखा था कर्लीज में लिखा था R:0, ये ऐसा कुछ लिखा था हमने। तो कर्ली को मैंने फिर से क्लोज़ कर दिया और यहाँ तक तो सही है। अब मैं एक बार अप्लाई करता हूँ इसको, एक बार लोकली पहले चला के देखता हूँ कि लोकल में क्या कह रहा है। तो लोकल में अगर मैं HTTP करूँ इसको, और मेरा था my.frame.com ऐसे कुछ था। तो फिलहाल अभी भी अच्छा ये HTTPS में रीडायरेक्ट हो गया इसलिए चल नहीं रहा। कोशिश करते हैं कि ऐसे चले। ये देखिए अगर HTTP में चलाऊँगा तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो अभी SSL में डाला ही ना, तो ये चल रहा है ये देखिए। अब जैसे ये कहाँ पे चल रहा है, ये आपके इस सर्वर पे चल रहा है ना, लोकल सर्वर पे चल रहा है ये, मतलब लोकल कहने का मतलब आपका जो IS का जो सर्वर है ना ये उस पर चल रहा है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि ये किस सर्वर से कनेक्टेड है। अभी ये इस कमांड से पता चल जाएगा इस्टेब्लिश किस में है, पोर्ट 80। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ देखते हैं।
यहाँ पे भी कुछ पता ही नहीं चल रहा। लिसन यहाँ एंजिनिक्स कर रहा है। तो इसको पता लगाने का एक तरीका ये है कि मैं इसके इंग्रेडिएंट में ना जो कंटेंट है उसमें कुछ डाल दूँ, है ना। जैसे मैं करता हूँ इसको नैनो index.html, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसका जो हेडर है, मेरे पास हेडर क्या है, हाय आई एम जॉन डुई, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। लैंडिंग पेज में हम कुछ कर सकते हैं। ये लोगो है, लोगो का नाम, तो चलो लोगो का नाम तो शायद चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे करता हूँ अपाचे फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये अपाचे से चल रहा है, इससे चल रहा है, मतलब इससे नहीं चल रहा। इसको भी देखते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, नैनो index.html। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोगों का जो नाम है ना, मैं इसको चेंज कर दूँगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वर है। क्योंकि देखो आपका जो बैकएंड सर्वर है ना, दोनों जो सर्वर है वो एक जैसे ही होने चाहिए, अलग होगा तो अलग अलग दिखाएगा। यहाँ पे इंजीनियर्स लिख देता हूँ, बस मैं पहचान के इसको डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो ये अपाचे से ही अभी चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोड बैलेंसर तो है नहीं, अभी सिर्फ हमने रिवर्स प्रॉक्सी किया है इसको। जब लोड बैलेंसर होता ना तो ये अलग अलग उस पर चलता। लोड बैलेंसर का थोड़ा सा अलग वे है, हम वो भी कर लेंगे। फ़िलहाल अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पे मतलब आपके, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो ये जो है मेरा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी, अगर मैं यहाँ पे इस सर्वर को यूज़ करके, मतलब इस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअली में इससे उठा रहा है कंटेंट, ठीक है। तो इसी को हम रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं। और आप देखेंगे मेरा जो URL है बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। मैंने URL क्या डाला था, यहाँ पे जो बैकएंड का जो URL डाला था वो ये है, मतलब इसका कोई URL नहीं डाला मैंने, बस उसको बैकएंड लिख दिया और DNS से रिजॉल्व करा दिया। तो इसके URL नहीं ले रहा, इस दोनों के URL को नहीं लेगा, ये इसके URL को लेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे एडिट बाइंडिंग करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक URL डाल दूँ तो एग्जैक्टली इसी से बाइंड हो जाएगा। बाकी मैंने DNS से इसको रिजॉल्व करा रखा है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट साइट है ना वो my.prem.com वो ले रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका जो URL है रीराइट को यूज़ करने का। अब सवाल आता है, जैसे मान के चले कि ये दो जो सर्वर है हमारे, ये दोनों सर्वर पे मान के चलो कि हमने SSL डाला हुआ है, पहले से SSL डाला है, दोनों 443 पे चल रहा है। मान के चलो ये पोर्ट 80 पे नहीं चल रहा। अगर पोर्ट 443 पे चल रहा है तो उसको कैसे रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं HTTP तो चलो ठीक है, बैकएंड समझ आ रहा है, HTTP तो है, लेकिन अगर ये 443 पे चलता तो क्या करना होता है, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे ये लिखना पड़ता हमारे को HTTPS, बस HTTPS हमें लिखना पड़ता। और ये जो सर्वर है हमारा ना, अगर ये 443 पे चल रहा है तो यहाँ पे भी ये 443 इसको उठा लेता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे F443 चला तो आप यहाँ से इसको रिवर्स प्रॉक्सी कराएंगे, मतलब एग्जैक्टली जो इसका URL है ना उसको आप दोगे, कहने का मतलब है। आप जैसे इसको चाहो तो, जैसे मैं इसका जो IP है, अगर मैं IP भी मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ ना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। 192.168.1.25 जो था मेरा अपाचे था, मैं इसको एक बार अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते ही चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर, और एक बार कोशिश करते हैं क्या कहता है। देखिए ये अभी भी चल ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। फ़िलहाल तो लग रहा है कि ये चल रहा है। हाँ, इसका अगर हम एक, अगर URL को देख, वो सॉरी लॉक्स को चेक करें तो शायद कुछ अच्छे से पता चले। देखिए अब बैड गेटवे दे रहा है, वहाँ पे जो हमने चेंजेस किया ना उसकी वजह से बैड गेटवे दे रहा है ये, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। CD var/logs, लॉग के अंदर अपाचे आएगा। यहाँ पे अपाचे के अंदर जो मेरा डिफ़ॉल्ट जो साइट है ना उसका चाहिए, तो फ़िलहाल मैं करूँगा टेल -access log, मुझे access log का टेल चाहिए। तो ये देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे अगर करता हूँ ना, अगर ये इसको रीच कर रहा है तो ये इस पर कुछ ना कुछ लॉग आएगा। इसको रीच नहीं कर रहा है, अभी नहीं आ रहा। फ़िलहाल मैं जो चेंजेस किए थे ना यहाँ पे उसको मैं चेंज कर देता हूँ, या अच्छा मैंने इसको HTTPS कर दिया था ना इसलिए है। .25 HTTPS जो लिखा था मैंने वो गलत लिखा था, क्योंकि यहाँ पे HTTPS अभी चल ही नहीं रहा।
ये अप्लाई किया मैंने, एक बार और चला के देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कंट्रोल F5 और देखो ये चल गया, और देखो ये यहाँ पे देखो आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे भी एक बार देखते हैं, cd var log cd nginx, इसके अंदर nginx का होता है, बिल्कुल अपाचे की तरह है बिल्कुल। ये एक्सेस लॉग और एरर लॉग बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, दोनों एक जैसी है, लेकिन nginx थोड़ा अलग काम करता है अपाचे से। यहाँ मैं करता हूँ टेल -f एक्सेस लॉग, ये तो यहाँ पे यहाँ से अगर कुछ चलेगा ना तो बताएगा वो। फिलहाल अपाचे से ही चल रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया कि पता चले वो चल किससे रहा है। ये देखिए, तो अभी फ़िलहाल ये अपाचे से ही चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नया लॉग इसके अंदर बनते जाएंगे। अगर आपको इससे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका IP डाल दो यहाँ पे। ये मैं कर दिया 26 और इसको कर दिया मैंने अप्लाई। अब क्या होगा, अब यहाँ से चलना चाहिए ना, ये अपाचे जो है चेंज हो जाना चाहिए। कंट्रोल F5, देखिए अभी भी ये कुछ आया तो है यहाँ पे फेव आइकन, लेकिन चला नहीं है। एक बार करते हैं F5, ये देखिए चल यहाँ से रहा है ये देखिए अब आया ये ना nginx, अब आ गया, अब यहाँ से चलने लग गया। तो ये इस तरीके से रिवर्स प्रॉक्सी आपका चलता है, ठीक है। लेकिन ये लोड बैलेंसर की तरह तो बिल्कुल नहीं चल रहा ना, लोड बैलेंसर की तरह भी तो चलना चाहिए ये। तो लोड बैलेंसर देखते हैं, लोड बैलेंसर कैसे उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अभी ये जो मेरा जो URL है ना, ये अभी HTTP में चल रहा है और ये तो आजकल चलता ही नहीं है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम पहले सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके बाद जो डायग्नोस वगैरह है वो सब करेंगे। तो मैं सर्वर सर्टिफिकेट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, मतलब ये परचेज़ किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होगा जो यहीं से साइन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फ्रेंडली नेम पूछ रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ जॉन डूई। मान लो इस नाम का साइट है, किसी का पर्सनल ब्लॉग है, ये पर्सनल है और वेब होस्टिंग है, मैं फ़िलहाल पर्सनल कर देता हूँ, ओके। और ये क्या, ये सर्वर ये हो गया क्या, ये देखिए ये आ गया। अच्छा, तो ये मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है ना, इसको मेरा डिफ़ॉल्ट साइट है, यहाँ पे एडिट बाइंडिंग करूँगा और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एडिट, नहीं यहाँ पे एडिट नहीं करना मुझे, एक और ऐड करना है और अनसाइंड, ठीक है। मैं एक बार HTTPS करके देखता हूँ, और HTTPS तभी आपका इनेबल होगा जब आपके पास SSL होगा। ये अगर देखो यहाँ पर अगर एक भी SSL नहीं होगा ना तो ये आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसको ये कभी ओके बटन इनेबल होगा ही नहीं। तो ये भी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मैंने अभी सेल्फ साइन बनाया है ना, ये जॉन डूई, वो आ गया है। और इसको भी सेम मतलब डिफ़ॉल्ट उस पर कर देता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग, हर आपके अलग अलग वेबसाइट्स के लिए ना आप अलग अलग यहाँ पे URL कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है। आपको क्या है, उसके अलग अलग आपको IP देने पड़ेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मैं सभी के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो फ़िलहाल ये करके मैं एक बार इसका ये भी चेक कर देता हूँ, my.m.com ऐसा कुछ है, ओके। तो ये मेरा 443 भी आ गया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और कोशिश करते हैं एक बार इसको रीस्टार्ट करने की। तो इसका एक और तरीका, या तो आप यहाँ से कर लो राइट क्लिक करके स्टॉप, फिर स्टार्ट कर लो, नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे रन पे जाओ और टाइप करो IIS रीसेट। तो इससे क्या होगा, ये अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा और अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है करने का, ऑटोमेट करने का तरीका भी है, ये काम आता है काफ़ी, आप इसको याद रखें। तो मेरा ये जो सर्वर है मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं एक कोशिश करता हूँ, इसको क्या पता चल जाए ये। तो HTTPS से चलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो अब सर्टिफिकेट तो ले रहा है, मुझे एडवांस पे जाना है क्योंकि सेल्फ साइंड है तो ये एरर देगा ही। इसको मैंने कर दिया प्रोसीड, लेकिन अब अभी भी ये चल नहीं रहा, टेम्प्रेरी डाउन कुछ बोल रहा है ये। तो समझना पड़ेगा कि ये टेम्प्रेरी डाउन की एरर, SSL की यूसेज इनकम्पैटिबल, ऐसा कुछ बता रहा है। ये समझना पड़ेगा कि क्या ये कह रहा है ये। दिस साइट कान बी रीच्ड द वेब पेज एंड न्यू वेब एड्रेस, ठीक है। इसको डायग्नोस करते हैं, ये क्या कहता है देखते हैं एक बार। चलिए, तो ये जो एरर आता है ना हमारा, एरर SSL की यूसेज इनकम्पैटिबल, ये एक्चुअल में हमारे क्रोम पे ज़्यादा आता है और एज पे ज़्यादा आता है, और भी कई ब्राउजर्स पे आता है, फायरफॉक्स पे नहीं आता ये एरर। ये ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोम वालों ने क्या किया ना, जो सेल्फ साइन है ना, ये सेल्फ साइन जो सर्टिफिकेट है इस पर एरर मतलब ये आने लग गया है। वो कहते हैं कि जो जेन्युइन सर्टिफिकेट हो तभी आप करो।
तो एक बार कोशिश करते हैं कि एक तरीका इसका ये कि क्या हम ये सेल्फ साइन को ट्रस्टेड बना दें। तो उसका तरीका भी है कि इसको ट्रस्टेड आप बना सकते हो कि आपके ही वेब ब्राउज़र पे कम से कम ये चल जाए। मैं करूँगा, मैं MMC खोलूँगा, एक बार ट्रस्टेड बना के देखते हैं, शायद इससे सॉल्व हो जाए वो। मैं जाऊँगा फाइल पे, ऐड स्नैपिंग करूँगा और सर्टिफिकेट मैनेजमेंट्स पे ये सर्टिफिकेट्स है ना, इसको ऐड करके एक बार कंप्यूटर अकाउंट और नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे भी आपको समझने की ज़रूरत है कि यूज़र अकाउंट पे करेंगे तो आपके यूज़र के जो सर्टिफिकेट है उस पर ही असर करेगा। तो ये कंप्यूटर अकाउंट पे, मतलब पूरे कंप्यूटर के लिए वो कंप्यूटर अकाउंट आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पे करना चाहता हूँ, फिनिश, और मैं ओके कर दिया। यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट दिख जाएगा अगर बना हुआ होगा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये देखो Web04 ये आ गया मेरे पास। अब इसको मुझे कहाँ करना है, इसको ट्रस्टेड में डालना है। यहाँ पे मुझे होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, यहाँ पे तो है लेकिन तब भी से ये नहीं चल रहा। तो कुछ ना कुछ इसका समझ, एक बार देखते हैं इसको कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल तो मैं क्या करता हूँ ना, एंटरप्राइज ट्रस्टेड पब्लिशर, अनट्रस्टेड है, ट्रस्टेड पीपल भी है, थिंक ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी तो ठीक है यहाँ पे। एक बार किसी और ब्राउज़र पे चेक करें, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोशिश करते हैं https://my.prem.com ऐसा कुछ था ये, ठीक है। सर्टिफिकेट नॉट सिक्योर का तो आ रहा है एरर ये, अच्छा ये DLG फ्लैग इज इनवैलिड, तो इसमें भी यही सेम आ रहा है। ये देखिए फ़िलहाल तो ये चल गया, ये देखिए ये चल गया। क्रोम में ज़्यादा, क्रोम में इशू दे रहा है, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बाकी यहाँ पे ये जो हमारा पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ब्राउज़र है ना, यहाँ पे इसने चला दिया और ये एनजीनिक्स पे चला रहा है। आप ये ध्यान दें, ठीक है, एनजीनिक्स पे चला रहा है, यहाँ पे लॉग्स बन रहे हैं, ठीक है। लॉग भी देखो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे तो जो लॉग्स है ना मेरे 27 से आ रहे हैं कि यहाँ पे ब्राउजिंग हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ इसको ब्राउज़ कर रहा है। तो यही इसी चीज़ के लिए ना आपका जो एक्स फॉरवर्डेड 4 जो होता है वो काम आता है। मतलब वो क्या करता है, अब जो भी आपका क्लाइंट होता है ना, उसका जो ओरिजिनल आईपी है इनको फॉरवर्ड कर देता है। तो वो होता है हेडर में, वो सेट होता है, तो वो भी हम देखेंगे कभी। तो ये इस तरीके से ये आपका रिवर्स प्रॉक्सी अब ये काम करने लग गया है, ठीक है। और हम देखते हैं इसका लोड बैलेंसर के बाद हमें चेक करना था कि लोड बैलेंसर कैसे चलेगा। तो चलिए एक बार लोड बैलेंसिंग भी देख लेते हैं कि आईएस में लोड बैलेंसिंग कैसे होगा। बाकी आप अगर आपको एनजीनिक्स में और इसमें करना है तो जैसे हम रिवर्स प्रॉक्सी कर रहे हैं ना, जैसे कोड भी आपको दिखाऊंगा, कोड मतलब बैकएंड में जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो जैसे आपको करने आ गया ना, तो वैसे ही दोनों में होगा। और इसमें क्या है, इसमें भी होता है, आप फाइल से मतलब पावर सेल से भी कर सकते हो, आप चाहते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी चेंज करके कर सकते हो आईएस में। और जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो जीयूआई से होता है। अब जैसे मैं इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहा हूँ मैं, तो मैं सर्वर पे देखूँगा, एक मुझे सर्वर फार्म्स मिल रहा है यहाँ पे। अब ये सर्वर फार्म क्या है, मतलब सर्वर का कुछ फार्मिंग वगैरह बना रहे हैं ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या है, क्रिएट सर्वर फार्म, ठीक है। सर्वर फार्म क्या होगा कि जैसे मान के चलता हूँ, लिखता हूँ मैं जॉन डुई, इन दोनों के लिए बना रहा हूँ ना, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सर्वर का एड्रेस मांग रहा है 192.168.1.25 था एक मेरा अपाचे, मैं इसको ऐड कर दिया, ये ऑनलाइन आ गया। एक और है 192.168.1.26, ये मेरा एनजीनिक्स था, तो ये भी मैंने कर दिया। तो दो को मैंने ऐड कर दिया। अब ये बोल रहा है फिनिश, बस ये इतना ही बोल रहा है, इसको फिनिश करने की बोल रहा है। क्या कुछ बोल रहा है कि आईएस मैनेजर कैन क्रिएट अ यूआरएल रीराइट रूल टू राउट ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर फॉर्म। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मैं रूल पहले ही बना के आपको दे देता हूँ, जिससे जितने भी इस सर्वर पे आए ना वो इस पर राउट हो जाए, ठीक है। बना तो अच्छी बात है, बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर मेरे को तो, ठीक है। ये मैं कर दिया, मैं कुछ दिख रहा है यहाँ पे सर्वर्स। अच्छा मैं जब यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ दिख रहा है, कैशिंग है, हेल्थ टेस्ट है, लोड बैलेंस है। तो ये यहाँ पे लोड बैलेंस है, प्रॉक्सी भी है, यहाँ पे राउटिंग रूल्स भी है, सर्वर एफिनिटी है। तो मैं हेल्थ टेस्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको यूएल के कुछ हेल्थ टेस्ट वगैरह मिलेंगे, जिसको आप परफॉर्म करके आप चेक कर सकते हो कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि दोनों जो सर्वर हैं ये वेब सर्वर है मेरे आईएस के सर्वर फार्म के अंदर आ गया। अब यहाँ अच्छा इसने क्या किया ना, यहाँ पे कुछ रूल बना दिया बोल रहा था, तो वो रूल है कहाँ पे, ये तो 26 पुराना वाला रूल है, यहाँ पे कुछ रूल
या सर्वर पे कुछ रूल बना दिया क्या इसने? ये देखिए सर्वर पे इसने रूल बनाया हुआ है। सर्वर पे क्या लिखा है? मैचेस द पैटर्न, ठीक है, वाइल्ड कार्ड डाल दिया यहाँ पे, ये पैटर्न को स्टार्ट कर दिया, राउट सर्वर कर राउट सर्वर फार्म। ये देखिए आपको अब समझ आएगा यहाँ पे कि एक्शन टाइप क्या होना चाहिए, राउट कर दो सर्वर फॉर्म की तरफ, पूरे जो भी आपका यूआरएल वगैरह है ना इसको कर दो। कहाँ पे कर दो? ये जॉइन डोई नाम का सर्वर फॉर्म की तरफ, मतलब इसके अंदर ही लोड बैलेंस करा दिया। इसके अंदर आप जितने चाहे उतने सर्वर डाल दो बैकएंड में, और आप ये रूल डाल दो। अब यहाँ पे क्या, ट्रैफिक यहाँ पे आएगा और इन दोनों सर्वर्स पे अब बटेगा, ठीक है। तो ये कन्फिगरेशन तो मुझे सही लग रहा है। एक बार हम चेक करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में। तो अभी एनजिनिक्स था यहाँ पे, अगर मैं लॉग को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, पता चले कौन सा वाला सर्वर अभी चलेगा, कौन सा उसके बाद में चलेगा। ये रहा, तो इसको कंट्रोल F5 करता हूँ। ये देखिए अभी अपाचे वाला चल गया, लेकिन दोनों चल रहा है, इसमें भी कुछ हुआ था, इसमें भी कुछ हुआ था। और रिफ्रेश, ये अपाचे बस दिखा रहा है मुझे। ये देखिए कैसे से एक्चुअली उठा रहा है, ठीक है। मान के चलें ये मेरा अपाचे से चल रहा है, ठीक है। मतलब एक इसमें आईएस में एक ये भी सिस्टम होता है कि जो सेशन होता है ना, वो स्टिकी सेशन भी आप कर सकते हो। स्टिकी सेशन क्या होता है? मान के चलो कि अब जैसे लोड बैलेंस है, ये लोड बैलेंसर से चल रहा है, ठीक है। मान के चलो जो मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो कोई लॉगिन का कुछ काम कराता है। मान के चलो कि आपका PHP का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एक लॉगिन जो है, एक जो यूज़र है आपका, उसने लॉगिन कर रखा है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो लॉगिन किया तो किस पे किया भाई? दोनों में से किसी एक में, तो एक बार में एक पे ही कर पाएगा ना। जैसे मान के चलो उस यूज़र ने इस पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला, जो मेरा जो वेबसाइट था उसमें लॉगिन का सिस्टम था, उसने लॉगिन डाल दिया, ठीक है। अब मान के चलो उसने लॉगिन डाल दिया, और जैसे ही उसने फिर पेज रिफ्रेश किया, और मान के चलो कि वो इससे कनेक्ट हो गया, तो इसका लॉगिन तो कट जाएगा उसका। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है ना, एक हमारे पास होता है स्टिकी सेशन। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्वर्स पे जाऊँगा ना, तो यहीं पे होना चाहिए वो। लोड बैलेंस है, मॉनिटरिंग है, प्रॉक्सी है, और लोड बैलेंस के अंदर देखते हैं वेटेड। देखिए ये है वेटेड राउंड रॉबिन, ठीक है। मतलब एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, मतलब वेटेड के थ्रू, मतलब वेट के हिसाब से जाएगा। इसका भी है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे, कस्टम डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। सर्वर में आप यहाँ पे जाएंगे तो और भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो देखना है वो स्टिकी सेशन देखना है। ये कैशिंग है मेरे पास, इनेबल डिस्क कैशे, इनेबल रिक्वेस्ट कंसोलिडेशन, इग्नोर क्वेरी, ठीक है। मेमोरी कैशे ड्यूरेशन, मेमोरी जो कैशे का ड्यूरेशन होगा वो 60 तक होगा, ये ऐसा कुछ बोल रहा है। हेल्थ टेस्ट, लोड बैलेंस, हेल्थ टेस्ट में मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ है, डिस्क है, रेस्पॉन्स साइज है, यहाँ पे रिसेंट व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ मिलते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, कैशिंग के अंदर हम जाएँ तो यहाँ पे मेमोरी कैश तो ठीक है, यहाँ तक सही दिखा रहा है। एक बार प्रॉक्सी में जाके देखते हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। ये देखिए जो कीप अलाइव है ना, इसी को हम स्टिकी सेशन कहते हैं। 30 सेकंड्स के लिए होता है। अगर आपने जैसे मान लो कोई भी अगर लॉगिन कर रहा है तो 30 सेकंड या 60 सेकंड्स के अंदर वो कर सकता है। जैसे वो करेगा तो क्या होगा, एक कुकी बन जाएगा। अब कुकी क्या करता है, जैसे आप इस सर्वर पे आपने लॉगिन किया तो आपके इस पे कुकी सेट हो गया, तो इससे अब स्टिकी हो जाएगा। मतलब स्टिकी मतलब चिपका, स्टिकी को क्या बोलते हैं, चिपक जाना। तो आपका जो सेशन है ना, उसी को स्टिकी सेशन इसलिए कहा गया है कि आप जैसे आप अपने वेब ब्राउज़र से एक बार इससे चिपक गए तो इससे ही चिपक गए, क्योंकि आपने लॉगिन कर लिया ना। अगर आपका वेब सर्वर अगर ये चेंज होकर ये आ जाएगा तो आपका जो लॉगिन है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्वर तो दोनों है अलग, हालांकि इंग्रेडिएंट एक जैसे हैं बट है तो अलग ना। तो मतलब जो स्टिकी सेशन है, जो कुकीज़ है, वो इस तरीके से काम करता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप कीप अलाइव करते हो ना, तो इतने टाइम के लिए ये इससे सेट हो जाएगा, और इसी से आपको मतलब आपका जो कंटेंट वगैरह है वो एक ही सर्वर से आते रहेगा। तो इसलिए इसको इनेबल करते हैं। अगर मान के चले आपके जो वेब सर्वर है उसमें लॉगिन का सिस्टम नहीं है, सिर्फ देखने का है, तो आप स्टिकी यूज़ करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना। मोस्टली यही होता है जिस सर्वर पे या जिस वेबसाइट पे आपका लॉगिन का सिस्टम होता है उसमें कुकीज़ और स्टिकी सेशन वगैरह ये होते ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ जैसे कस्टम हेडर्स हम देख सकते हैं। कस्टम हेडर्स क्या है यहाँ पे, एक्स फॉरवर्डेड 4, XARR लॉग ID, ये सब भी फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पे। ये आपको कौन कर रहा है, ये लोड बैलेंसर कर रहा है, प्रॉक्सी वाला जो सेटिंग है ना। तो
तो एक्चुअल में ये सर्वर जो है ना, ये सर्वर फार्म में जो हम देख पा रहे हैं, ये लोड बैलेंसर के लिए काम आता है। तो इसमें काफ़ी सिंपल है करना, इसमें भी सिंपल है, बस इसमें क्या है ना, आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है उसको थोड़ा छेड़ना पड़ता है। तो अच्छा, अब कहा जाए कि दोनों का परफॉर्मेंस किससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो विंडोज़ ऑब्वियसली बात है, विंडोज़ के एप्लीकेशन के लिए आपको विंडोज़ का आईएस बेस्ट है। बाकी लाइनक्स या किसी और चीज़ के लिए ये बढ़िया है, ठीक है। बाकी अगर हम अगर कहें कि रिवर्स प्रॉक्सी या लोड बैलेंसिंग या एचए प्रॉक्सी, ये सब के लिए जो बेस्ट है वो एनजिनिक्स है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, एनजिनिक्स क्या है, सबसे हल्का है और काफ़ी फास्ट चलता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियाँ एनजिनिक्स को लेती है। तो अभी हमने लोड बैलेंसिंग हमने देख लिया और हमने रिवर्स प्रॉक्सी देख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एसएसएल भी लगा दिया। अब क्या हो रहा है ना, जो हमारा ये है, ये देखिए, ये HTTPS से भी चलने लग गया है। जैसे अपाचे से चल रहा है, कंट्रोल F5 किया, ये देखिए अभी एनजिनिक्स में चेंज हो गया है, ये समझ रहे हैं। मतलब ये एक रिक्वेस्ट इस पे भेजेगा, फिर दूसरा रिक्वेस्ट इस पे भेजेगा, तो थोड़ा रुक के आप करेंगे ना तो ये चेंज होते जाएगा। मतलब 60 सेकंड 70 सेकंड में या 1-1.5 मिनट में ये चेंज होते जाएगा। इसको आप सेट कर सकते हो। अभी इससे चिपक गया, अभी ये थोड़े टाइम बाद इससे चलेगा, थोड़े टाइम बाद फिर इससे चलेगा। तो जैसे मान के चलो, मैं तो अभी अकेला यूज़र हूँ मेरे वेबसाइट का, ऐसे मान के चलो 100 यूज़र आएंगे, तो वो क्या करेंगे, इससे भी और इससे भी दोनों एक साथ चलेंगे। कहने का मतलब है 2 सर्वर का पावर इसको मिल गया। जो भी रिक्वेस्ट है इस पे आ रहा है, लेकिन वो कंटेंट वेबसाइट है कहाँ पे, यहाँ पे तो वेबसाइट है नहीं, वो तो यहाँ पे है। तो ये काम होता है रिवर्स प्रॉक्सी का। अब ये हमारा कहाँ पे काम आता है, आपका AWS का लोड बैलेंसिंग है, वहाँ पे ये काम आता है। उसमें भी मतलब ये जो भी हमने जो रिवर्स प्रॉक्सी किया है ना, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। रिवर्स प्रॉक्सी के बहुत सारे काम होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ऐसे अभी मैंने क्या किया भाई, मेरा वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मैंने SSL कहाँ ऑफलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब तरीके से आप रिवर्स प्रॉक्सी में काम कर सकते हो, ये काफ़ी काम का चीज़ है। तो आज हमने ये एनजिनिक्स का पूरा जो इंस्टॉलेशन था वो देख लिया था, और ये हमने रिवर्स प्रॉक्सी देख लिया। जो एनजिनिक्स का जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा एनजिनिक्स था, इसका मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको ये ऑलमोस्ट अपाचे की तरह आपको लगेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। CD ETC एनजिनिक्स, ठीक है। बस जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, देखो nginx.conf, वहाँ पे apache.conf होता है। साइट्स अवेलेबल, भाई वहाँ पे भी होता है। साइट्स इनेबल, वहाँ पे भी होता है। मॉड्यूल्स, अब देखो वहाँ पे मोड अवेलेबल होता है और मोड इनेबल्ड होता है। यहाँ पे मॉड्यूल्स इनेबल्ड और मॉड्यूल्स अवेलेबल हो गए। तो ये ऐसी है बिल्कुल सेम, ठीक है। और भी कई सारे फास्ट CGI वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे CGI के लिए भी होता है, PHP जो होता है ना वो CGI के थ्रू चलता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें। एक हम देख सकते हैं कि अगर मैं CD साइट्स अवेलेबल पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। ये क्या कोई फ़ोल्डर है ये? नहीं, फ़ोल्डर तो नहीं है, कुछ फाइल है। यहाँ पे कॉन्फ नहीं है, यहाँ पे बस डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। इसको क्या करूँ मैं, एक बार नैनो करके देखता हूँ, नैनो डिफ़ॉल्ट, ये देखिए। तो इसका जो थोड़ा सा जो इसका आप देखेंगे, थोड़ा सा इसका हल्का सा अलग है। ये देखिए, सर्वर के आगे ये कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है लिसन। तो ये बस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे रूट, ये देखिए रूट। तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल चलता है, ठीक है। बाकी है बिल्कुल अपाचे की तरह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी अच्छा ये कर लिया हमने। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।